बड़े से मॉल में अपनी सहेली शिखा के साथ चहलकदमी करते हुए साड़ी कॉर्नर की ओर बढ़ गई थी मैं। शोकेस में रखी एक काले रंग की साड़ी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, पर जैसे ही मैं सेल्स गर्ल की ओर पलटी तो उस सेल्स गर्ल को देखकर मैं कुछ यूं चौंकी मानो सांप पर पाँव पड़ गया हो। अरे सीमा, तुम यहाँ? मेरे मुंह से अनायास ही निकला था। जी हाँ, मैं यहाँ। कहिए, किस तरह की साड़ी आपको दिखाऊं, या फिर ड्रेस मटेरियल? सेल्स गर्ल ने मीठे शोर में पूछा था मेरे से। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो यूं ही देख रही थी। मेरे मुंह से इतना भी किसी प्रकार निकला था। सीमा कुछ बोलती उससे पहले ही मैं ही बोल पड़ी। सीमा, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बातें कर सकती हूँ? क्षमा कीजिएगा मैम, हमें काम करने के समय व्यक्तिगत कारणों से अपना स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं है। आशा है आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे, सीमा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया था और अपने कार्य में व्यस्त हो गई थी। क्या हुआ, इस तरह पत्थर की मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से लंच करके चलते हैं, लंच टाइम समाप्त होने वाला है। शिखा ने मुझे झकझोर ही दिया था और मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट की ओर खींच ले गई थी। मैं तो बस सीमा की बातों में खो गई थी, क्योंकि उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तभी शिखा बोली, क्या लोगे? मैं तो अपने लिए कुछ चाइनीज़ मंगवा रही हूँ। मेरे लिए एक प्याली कॉफ़ी मंगवा लो, और कुछ खाने का मन नहीं है मेरा। मैं रोने वाली थी, बड़ी मुश्किल से संभाला था मैंने खुद को। तभी मेरी सहेली शिखा पूछ पड़ी, आखिर बात क्या है? कैंटीन में खाने का तुम्हारा मन नहीं था, इसलिए तो हम यहाँ तक आए। फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? शिखा और मैं दोनों बचपन के दोस्त थे। शिखा मुझे बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो मुझे अच्छे से समझती थी। मैं भी उसे अपने सुख दुख का साथी मानती थी। जब भी मैं उदास होती, शिखा से मिलने के बाद सब ठीक हो जाता। मैं शिखा से बोली, साड़ी कॉर्नर के काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल को ध्यान से देखा तुमने? नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं दुपट्टा खरीदने लगी थी, पर तुमने तो उससे बात भी की थी और उसे ध्यान से देखा भी था। शिखा बोली, ठीक कह रही हो तुम, मेरे मन मस्तिष्क पर इतनी देर से वह लड़की छाई हुई है। पता है तुम्हें शिखा कौन है वो? शिखा बोली, नहीं तो, तुम जानती हो क्या उसे? वह मेरी ननद सीमा है। शिखा, क्या कह रही हो? वह यहाँ क्या कर रही है? साड़ियों के काउंटर पर साड़ियाँ बेच रही है, और क्या करेगी? पर क्यों? शिखा ने कहा, यही तो जानना चाहती थी मैं, पर उसने तो बात तक नहीं की। बात नहीं की तो तुम उसे गोली मारो, क्यों अपना दिमाग लगा रही हो? वैसे भी तुम तो उस घर को 3 वर्ष पहले ही छोड़ चुकी हो। जब आदित्य ही नहीं रहा तो तुम्हारा संपर्क सूत्र तो यूँ भी टूट चुका है। शिखा ने समझाया था मुझे। संपर्क सूत्र तोड़ना क्या इतना सरल होता है शिखा? उस समय आदित्य का साथ छूट जाने पर मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। माता पिता, भाई भाभी ने विश्वास दिलाया कि वे मेरे बच्चे सच्चे हितैषी हैं। वे मेरा और मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। मैं उस समय बहुत दुखी थी। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं थे। बिना पति का ससुराल में रहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे पति के चले जाने के बाद मैं अपने होशोहवास में नहीं थी। इसलिए उस समय जो मेरे मायका वालों ने कहा मैं मान गई और अपना ससुराल छोड़कर उनके साथ चली आई थी। पर सारे रिश्ते स्वार्थी होते हैं शिखा। मुझे यहाँ आने पर एहसास हुआ कि उन्हें यह डर सता रहा था कि आदित्य के बीमे और मुआवजे आदि के रूप में जो 20 लाख रुपए मिले थे, उन्हें कहीं मेरे ससुराल वाले न हथिया लें। पर उनका डर ऐसे तो नहीं था। मेरे और आदित्य के विवाह को मात्र 3 वर्ष हुए थे। मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पति परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। सब उनको बहुत प्यार करते थे। मुझे तो वो बहुत प्यार करते थे। परिवार का बड़ा कमाऊ बेटा हादसे का शिकार हुआ था। मेरे ससुराल वालों पर दुखों का पहाड़ टूटा था। मैं स्वयं भी मानसिक संतुलन खो चुकी थी। मुझे कुछ होश नहीं था, बस अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी मैं दरअसल स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी 2 वर्ष की बेटी को सीने से चिपकाए इस हकीकत को मैं स्वीकार करने का प्रयत्न कर रही थी। इधर मेरी दुनिया उजड़ गई थी। ऐसे में मेरे मायका वालों ने मेरे दहेज की एक एक वस्तु वापस मांग ली थी। उन्होंने वो सब मांगा जो वो अपनी बेटी को शादी के समय दी थी। मेरी सास ने शादी में जो भी मैंने उन्हें दी थी वो सारे छोटी मोटी भेंटें भी लौटा दी थी। मुझे आज भी याद है, सिसकते हुए मेरी सास ने वो सारा सामान वापस करते हुए कह रही थी कि मेरा बेटा ही चला गया तो इन व्यर्थ की वस्तुओं को रख कर क्या करूँगी मैं। पर जब मैं अपनी बेटी तन्वी को उठाकर चलने लगी तो वे तथा परिवार के अन्य सदस्य रो उठे थे और मेरे
मुझे कहने लगे थे कि मत जाओ सुहाना, और तुम जाना ही चाहते हो तो तन्वी को यहीं छोड़ जाओ। आदित्य की एकमात्र निशानी है वह, हम पाल लेंगे उसे, वैसे भी वह तुम्हारे भविष्य में बाधक बनेगी। मेरी सास को लग रहा था कि मैं कहीं दूसरी शादी न कर लूँ। उन्हें था कि तन्वी हमारे साथ रहेगी और मैं अगर दूसरी शादी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरे ससुराल में सब अच्छे थे। इससे पहले कि मैं अपने सास से कुछ कह पाती, उससे पहले ही बड़ी भाभी ने झपट कर तन्वी को मेरी गोद से छीन लिया था और टैक्सी में जा बैठी थी। मैं निशब्द बिना जान सी उनके पीछे खींची चली गई थी। तभी मेरी दोस्त शिखा ने कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। सुहाना, उन दुख भरी यादों को याद करोगी तो जीना दुभर हो जाएगा। जीना तो वैसे ही दुभर हो गया है शिखा। तब मैं कहाँ जानती थी कि धन के लालच में ही मेरा परिवार मुझे ले आया था ससुराल से। छोटे भाई सुहास ने कार खरीदी तो मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वादा किया था कि साल भर में सारी रकम लौटा देंगे, पर लाख मांगने पर भी एक पैसा नहीं लौटाया। टाल मटोल करते रहते हैं। अब तो मांगने का साहस भी नहीं होता उनसे। जैसे ही मैं अपने छोटे भाई सुहास से उसके पैसे के बारे में बात करती हूँ तो सुहास आग बबूला हो उठता है, जैसे उसी का पैसा मांग रही हूँ। चल छोड़ यह सब पचड़ी और थोड़ा सा चाउमीन खा ले, भूख लगी होगी तुझे। शिखा ने धीरज बंधाया था मुझे। मैं लाख भूलने की कोशिश करूं पर मेरे घर के लोग भूलने कहाँ देते हैं। अब बड़े भैया को फ्लैट खरीदना है, पहली किस्त जमा करने के लिए 10 लाख मांग रहे हैं। मैंने कहा कि सारी रकम मैंने अपनी बेटी के लिए बैंक में जमा करवा दिया है। तो इतने में बड़े भैया कहने लगे, खैरात नहीं मांग रहे हैं, बैंक से ज़्यादा ब्याज ले लेना मेरे से। मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्त शिखा ने मुझे सलाह दी, ऐसी भूल मत करना, तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ चाहिए ना। मुझे नहीं लगता उनकी नीयत ठीक है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे प्रति उनका प्रेम केवल दिखावा है। मेरी बेटी बेचारी तो बिल्कुल दबकर रह गई है, हर बात पर उसे डांटते डपटते हैं। मैं बीच में कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को बिगाड़ रही हो। दरअसल मेरे घर वाले चाहते थे कि जो मेरे पति का पैसा मुझे मिला है वो सारा मैं अपने घर वालों पर खर्च कर दूँ। वैसे भी मुझे मेरे पति की नौकरी मिल गई थी, घर पर जितना खर्चा होता है वो सब मैं ही देखती थी। मेरे माता पिता भी शुरुआती दौर पर बहुत प्यार करते थे, पर वे तो अपने बेटों का ही पक्ष लेते हैं। जब से मैंने बड़े भैया को फ्लैट के लिए 10 लाख देने से मना किया है, माँ मुझसे बात तक नहीं करती है। तभी शिखा बोली, क्यों अपने को दुखी करती है? सुहाना, अलग फ्लैट क्यों नहीं ले लेती? मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था। क्या नहीं है तेरे पास? तुम सुंदर हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, मोटा बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास। दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती तू? मैंने शिखा को समझाया कि मेरे जीवन में आदित्य का स्थान कोई और नहीं ले सकता और मैं अपनी बेटी तन्वी के लिए सौतेला पिता लाने की बात सोच भी नहीं सकती। पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मेरी बेटी को, इसलिए तुमने योगेश जैसे योग्य युवक को ठुकरा दिया। शिखा ने अपना चाउमीन समाप्त करते हुए कहा था। मैं खुद दूसरी शादी नहीं करना चाहती, यो भी उसे मुझसे या टीना से नहीं, मेरे पैसे और नौकरी में अधिक रुचि थी। चलो ठीक है, तुम सही और सब गलत, बहस में तुमसे कोई जीत नहीं सकता है। शिखा ने मुझे टोकते हुए बिल चुकाया और हम दोनों सहेलियां मॉल से बाहर आ गईं। अपने ऑफिस में आने के बाद भी बीच बीच में सीमा का भोला भाला चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरता रहा था। 5 बजते ही मैंने अपना स्कूटर उठाकर मॉल के सामने आ खड़ी हुई। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। कुछ ही देर में सीमा आती नजर आई थी। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं हैं? आप तो मुझे देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट गई थी। सीमा ने मुझे देखकर नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए थे। मैं तब से यहीं नहीं हूँ। मैं और मेरी सहेली शिखा यहाँ लंच के लिए आए थे। मैं कार्यालय से यहाँ फिर से केवल तुम्हारे लिए आई हूँ। चलो बैठो, कहीं बैठकर बातें करेंगे। मैंने सीमा को अपने स्कूटर की पिछली सीट की ओर इशारा किया था। नहीं भाभी, मेरी बस छूट जाएगी। देर हो जाने पर माँ बहुत चिंता करने लगती है, सीमा थोड़ा घबराते हुए बोली थी। मैंने दोबारा सीमा से बैठने को बोला तो वो बैठ गई और हम कॉफ़ी की दुकान पर आ गए थे बातें करने के लिए। मैंने सीमा को, जो मेरी ननद थी, उससे पूछा कि तुम यहाँ मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी क्यों कर रही हो, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई? तो मेरी ननद ने बताया कि समय हमेशा एक साथ तो नहीं रहता ना भाभी। आदित्य भैया का सदमा पापा सह नहीं सके, लकवा का शिकार हो गए। जो कुछ जमा पूंजी थी उनके इलाज और विमला दीदी के शादी में खर्च हो गए। पेंशन से फ्लैट की किस्तें या घर का खर्च चलाए, उस पर रोहित भैया की डॉक्टरी की पढ़ाई। रोहित भैया पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने जा रहे थे। मैंने ही कहा कि मैं तो प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकती हूँ। रोहित भैया ने पढ़ाई पूरी कर ली
तो पूरे परिवार का सहारा बन जाएंगे, इसलिए नौकरी कर ली। 7,000 भी बड़ी रकम लगती है आजकल। पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी थी सीमा। इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे सूचित तक नहीं किया, एकदम से पराया कर दिया अपनी भाभी को। मेरे भी आंखें डबडबा आए थे। पराया तो आपने कर दिया था भाभी। भैया क्या गए, आप भी हमें भूल गई, और जैसे ही आप घर छोड़कर गईं, माँ तो बिल्कुल बूझ सी गई हैं। सदा एक ही बात कहती हैं कि मैंने सुहाना को अपनी बहू नहीं बेटी समझा था, पर उसने तो आदित्य के बाद पलट कर भी नहीं देखा। तन्वी को देखने को तड़पती रहती हैं, उसके जन्मदिन पर बधाई देना चाहती हैं, पर पापा ने मना कर दिया। कहने लगे आप सोचेंगे कि पैसे के चक्कर में बच्ची को बहका रहे हैं ससुराल वाले। सीमा किसी प्रकार अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी थी। मैंने जो खाने के लिए जो हल्का फुल्का मंगाया था वैसे ही पड़ा रहा। चाय भी ठंडी हो गई थी, पर हम दोनों में से किसी ने छुआ तक नहीं था। मुझे घर छोड़ दो भाभी। माँ सदा यही सोचती रहती हैं कि कहीं कुछ अशुभ न घट गया हो, सीमा ने मेरे से बोला। मैं सीमा को घर के बाहर से ही छोड़कर चली आई थी। घर के अंदर जाकर किसी का सामना करने का साहस मेरे में नहीं था। वैसे भी कहीं एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोने का मन हो रहा था मेरा। मैं यही सोच रही थी कि अनजाने में ही कैसा अन्याय हो गया था मेरे से। आदित्य की पत्नी होने के नाते ही मुझे मुआवजा मिला था, उसी के स्थान पर नौकरी मिली थी, और मैंने क्या किया, सारे बंधन तोड़कर मुँह फेर कर चली आई थी वहाँ से। मैं अपने आप को कोस रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मेरी नौकरी और मुआवजा पर मेरे ससुराल वालों का भी हक था। कितना अन्याय किया है मैंने उनके साथ, लेकिन अब मुझको समझ आ गया था कि क्या करना है मुझे। मैं अपने मायका पहुंची तो मेरी माँ ने ताना कसते हुए कहा, लो आ गई महारानी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी माँ ने ऐसा बोला कि मैं अवाक से उनको देखती रही। उन्होंने बोला, पूछ रही हो तो सुन भी लो। तुम दिन भर गुलछरे उड़ाओ और हम तुम्हारी बिटिया को संभाले, यह हमसे नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं गुलछरे उड़ा कर आ रही हूँ? मेरी बेटी आपसे नहीं संभलती तो आपने आज से पहले कभी नहीं कहा। आप कहे तो स्कूल के बाद मैं उसको चाइल्ड केयर में डाल दूँगी। मैंने भी माँ को सीधा जवाब दिया था। तो डाल दो ना, मना किसने किया है? अब अम्मा की सेवा करने की नहीं, करवाने की उम्र है। बड़े भैया चाय पीते हुए बोले थे और बड़ी भाभी हंस दी थी। मैं बात को टालते हुए बोली, मुझे भी एक प्याली चाय दे दो, बहुत थक गई हूँ। बना लो ना बीबी रानी, आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। वैसे तुम थी कहाँ अब तक? ऑफिस तो 5 बजे बंद होता है और अब तो 7 बजने वाले हैं। भाभी ने भी सबके जैसा सवाल किया। मैंने उनसे बोला कि सीमा मिल गई थी, उससे बातें करने में देर हो गई। सीमा कौन? बड़ी भाभी पूछ बैठी थी। अरे वही मन्नो, इसकी छोटी ननद। वह क्या लेने आई थी तुझसे? माँ बिफर उठी थी। कुछ लेने नहीं आई थी, मैंने ही उसे मॉल में देखा था। बेचारी साड़ी की दुकान पर सेल्स गर्ल का काम कर रही है। माँ आप नहीं जानती, वहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। हमने फ्लैट के लिए केवल 10 लाख मांगे तो मना कर दिया, वहाँ जाने कितने लुटा कर आई है। अब बड़े भैया भी क्रोध में आ गए थे। मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा, ठीक है, मेरा पैसा है, जैसे और जहाँ चाहूँगी खर्च करूँगी। फिर भैया कहने लगे, फिर यहाँ क्यों पड़ी हो, वहीं जाकर रहो जहाँ पैसा लुटा रही हो। भैया की बात सुनकर मैं इतनी ज़ोर से चीखी थी कि घर में हलचल सी मच गई थी। चीखो, चिल्लाओ मत। माना कि तुम बहुत धनी हो, पर घर में रहना है तो नियम कायदे से रहना होगा, नहीं तो जहाँ सिंह समय वहाँ जाने को स्वतंत्र हो तुम। बड़े भैया अपना निर्णय सुनाकर भीतर अपने कमरे में चले गए। मैं पत्थर की मूर्ति बनी वहीं बैठी रही थी। तभी अंदर से तन्वी के रोने की आवाज़ आई। मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया। अंदर सो रही है, थोड़ी चोट लग गई है, बड़ी जिद्दी हो गई है, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही थी कि फिसल गई, सिर और चेहरे पर चोट आई है, माँ ने धीमे स्वर में कहा था। मैं इतना सुनते ही लपक कर कमरे में गई और तन्वी को गोद में उठा लिया। तन्वी भी मेरे कंधे से लगकर देर तक सिसकती रही थी। मैं अपने मायके वालों के रवैये से दुखी होकर चुपचाप अपने आंसू पीती रही थी। कुछ ही देर में मेरे सिर पर किसी के हाथ के स्पर्श का एहसास हुआ। मैं पलटी तो देखी माँ बड़े प्यार से मेरे माथे और कनपट्टी पर मालिश कर रही थी और बोल रही थी कि भैया की बात का बुरा मान गई क्या बेटी? नहीं माँ, तकदीर ने जो खेल मेरे साथ खेला है उसमें भला बुरा मानने को बचा ही क्या है, मैंने रोते हुए जवाब दिया था। तभी माँ बोली, माँ हूँ तेरी, इतना भी नहीं समझूंगी क्या? इसलिए तो तुझे यहाँ ले आई थी। आंखों के सामने रहेगी तो संतोष रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब तुझे बहकाने का प्रयत्न करेंगे, पर तू विचलित मत होना। थक हार कर सब चुप हो जाएंगे। पर माँ वहाँ से इस तरह आना कुछ ठीक नहीं हुआ। आपको पता है क्या, आदित्य के पिता को लकवा मारा हुआ है। परिवार मुसीबत में है, उन्हें मेरी ज़रूरत है।
कुत्ते की दुम को चाहे कितने दिनों तक दबा कर रखो, निकालने पर टेढ़ी ही रहेगी। तूने वहाँ जाने की ठान लिए तो जा, पर थोड़े ही दिनों बाद रोते गिड़गिड़ाते हुई मत आना। माँ पुनः क्रोधित हो उठी थी और वहाँ से चली गई। मैंने अपनी बेटी की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली थी, पर घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। कोई मुझसे और मेरी बेटी से बात तक नहीं करता था, मानो मेरे से कोई अपराध हो गया हो। सब कट कर रहने लगे। मेरे खुद के माता पिता भी मेरे से बात करना छोड़ दिए थे। मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। एक सप्ताह बाद मैं हमेशा की तरह तैयार होकर आई थी। मेरी सहेली शिखा भी आ गई थी। आज तन्वी भी स्कूल जा रही है क्या? माँ ने पूछा था। नहीं माँ, आज हम दोनों आदित्य के घर जा रहे हैं, अपने घर। माँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, उन लोगों को इस समय मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए मैंने घर में सभी के गले मिलकर विदा ली थी और बाहर खड़ी टैक्सी में जाकर बैठ गई थी। मेरी माँ जहाँ खड़ी थी वहीं सिर पकड़ कर बैठ गई थी। देखो माँ, तुम्हारी सोने की चिड़िया तो फुर हो गई। क्यों दुखी होती हो? पराया धन ही तो था, पराये घर चला गया। व्यंगपुट स्वर में बोलकर भैया ने ठहाका लगाया था, जिसकी कसैली प्रतिध्वनि देर तक दीवारों से टकरा कर गूंजती रही थी। और मैं अपनी बेटी के साथ ससुराल आ गई थी। मेरी सास तो मुझे देखकर इतना रोई मानो जैसे सदियों से आंखें सूनी पड़ी हो। तन्वी को देखकर सास ने गले लगा लिया और हमें देखकर सब घर वाले बहुत खुश हो गए। अब मैं अपने ससुराल ही रहती हूँ, क्योंकि अब यही मेरा घर है। मैं सबका ख्याल भी रखती हूँ। मैं और मेरी बेटी यहाँ खुश हैं। तो यह थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आगे की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।